नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां नए साल के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। इसके साथ ही सीएम ने लोगों से देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की। को नमस्कार। आंग्ल नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस नववर्ष आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मुझे विश्वास है इस नववर्ष उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के मार्ग पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2025 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं आदर्श राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। साल 2024 में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। मजार जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन मुक्त कराई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है 2025 में भी यह कार्रवाई चलती रहेगी। जहां भी सरकारी जमीन धार्मिक अतिक्रमण के नाम पर कब्जाई जाएगी, उसे खाली कराया जाएगा। बिल्कुल, देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए ये अभियान बहुत आवश्यक है। इसमें 5000 एकड़ से अधिक ज़मीनें अतिक्रमण से मुक्त हुई हैं और ये अतिक्रमण आगे भी जहाँ जहाँ हैं उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेज़ी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नए साल पर योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तरफ से दी जाएगी। उत्तराखंड को मिलेंगी 3 बड़ी योजनाएं। तो नए साल पर योजनाओं की सौगात उत्तराखंड में देखने को मिली है। उत्तराखंड को 3 बड़ी नई योजनाएं मिल सकती हैं। ओला उबर की तर्ज पर योजना शुरू की जाएगी। सीएम सारथी के नाम से योजना की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं महिला पायलट कैब चलाएगी। परिवहन विभाग देगा महिलाओं को ट्रेनिंग। तो वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द ही शुरू होगा। एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड शुरू होगा। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक का सफर तय किया जाएगा। उत्तराखंड को जल्दी ही भू कानून भी मिलेगा और सरकार और शासन के स्तर पर भी कामों में तेजी देखने को मिलेगी। धामी सरकार आगामी बजट सत्र में भू कानून लेकर आ सकती है। तो नए साल को लेकर ये बड़ी योजनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसकी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, नए साल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया? जी बिल्कुल, देखिए आज से नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के पर कहना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। और इसके साथ ही 3 ऐसी परियोजनाएं उत्तराखंड को देने का ऐलान भी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 2025 का जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, उसको साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जो योजनाओं का शुभारंभ करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि उबेर और ओला की तरफ पर कहीं ना कहीं एक सीएम सारथी के नाम से जो योजना है वो चलाई जाएगी
और खास बात इसमें ये रहेगी कि महिलाएं कहीं ना कहीं इसमें जो उबेर है या ओला है वो चलाती हुई नजर आएंगी। और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार ये कार्य किया जा रहा है और इसकी पूरी जो ट्रेनिंग है वो परिवहन विभाग महिलाओं को देता हुआ नजर आएगा। और वहीं दूसरी जो योजना की बात करें तो वो जो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिसमें कि 2.5 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली का जो सफर है वो हो पाएगा, उसको भी चालू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड को जल्दी एक सख्त भू कानून भी इस साल में मिल जाएगा। और माना जा रहा है कि जो बजट सत्र इस बार होगा उसमें कहीं ना कहीं भू कानून उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और वहीं आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यूसीसी को लेकर भी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि तमाम जो यूसीसी है वो लागू करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि जनवरी में यूसीसी भी उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल धनराज, और जनवरी में जो यूसीसी है वो भी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा और वो देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। तो भू कानून को लेकर क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले से ही इस पर चर्चा की जा रही थी और अब नए साल को लेकर ये जो 3 बड़ी योजनाएं दी हैं इसको लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए भू कानून की मांग लगातार उत्तराखंड में उठती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि चाहे आंदोलनकारी की बात करें या पहाड़ में रहने वाले लोगों की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना था कि भू कानून उत्तराखंड के अंदर लागू होना चाहिए, तभी उत्तराखंड की जो जमीन है वो बच सकती है। और अब माना जा रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि जनवरी में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर वो भू कानून को लागू कर देंगे, और जिससे कहीं ना कहीं जो जमीनें हैं उत्तराखंड की वो भी बचेंगी। और इसके साथ ही उत्तराखंड वासियों को कहीं ना कहीं जो पलायन लगातार होता है उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, क्योंकि यदि भूमि बचेगी तो पलायन भी रुकेगा और तभी कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के युवा है उनको रोजगार देने की बात भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और भू कानून और लगने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून जनवरी में लगाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। अगर धनराज हम सीएम सारथी योजना की बात करें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि महिलाओं जो हैं वो कैब चलाएंगी और उनको परिवहन विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो क्या कुछ पूरी प्रक्रिया इनकी रहने वाली है और कब से इन महिलाओं को जोड़ना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की तरफ से एक बड़ी सौगात देने की बात महिलाओं को की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो नई योजना चलाने की बात की है, जिसमें जो कि मुख्यमंत्री सारथी के नाम से कहने के लिए योजना होगी और इसमें जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो कैब चलाती हुई नजर आएंगी। यानी कि अब जिस तरीके से उबेर और ओला उत्तराखंड के अंदर चलती थी, अब कहीं ना कहीं ये महिलाएं चलाती हुई नजर आएगी और महिलाओं को ये बड़ी सौगात मिली है और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि परिवहन विभाग कहीं ना कहीं महिलाओं को ये ट्रेनिंग देगा। इसके लिए महिलाओं को पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि उनको पहले ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना होगा और उसके साथ ही ट्रेनिंग भी देनी होगी। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि तमाम जो गाड़ियां चलाने का वो भी लेना होगा और गाड़ी के लिए भी कहीं ना कहीं अनुदान देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। धनराज, अगर हम देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस की बात करें, क्योंकि एक बड़ी सौगात वो भी है, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। 2.5 घंटे में वो दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकते हैं। तो क्या कुछ कब तक ये एक्सप्रेस शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, यदि मैं दिल्ली और उत्तराखंड के जो हाईवे है उसकी बात करूँ एक्सप्रेस वे की, तो कहीं ना कहीं इसका जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। और आपने देखा जो होगा कि एक फेज का शुभारंभ कहीं ना कहीं मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर भी चुके हैं और अभी 4 फेज में ये बन रहा है। और माना जा रहा है जो उत्तराखंड से दिल्ली का रास्ता है वो 2.5 किलोमीटर का हो जाएगा। और उसके लिए तमाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि जल्दी इसको चालू कर दिया जाएगा, यानी जनवरी माह में ही कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेस को भी कहीं ना कहीं चालू कर दिया जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं बड़ा लाभ उत्तराखंड वासियों को होगा। उत्तराखंड वासियों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक हैं दिल्ली से जो लगातार उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं उनको भी काफी लाभ इससे जरूर मिलेगा। चलिए धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ा जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंधन निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी।
हालांकि बीते 6 महीने में भी 107 नई बसें खरीदी जा रही हैं। दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले, और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें नई गाड़ियाँ खरीदने का, पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पे गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएँ हों। साथ ही साथ हम लोग लीन सीज़न और पीक सीज़न का भी असेसमेंट करके चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, अब प्रशासन के पास जो बसें हैं, बसों के लिए जो फंड होता है वो आ चुका है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जो पुरानी जर्जर बसें हैं वो नहीं चल पाती हैं, तो अब जो नई बसें आएंगी क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? और बताया जा रहा है कि 130 बसें अब तक खरीदी जा चुकी हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए जो यदि मैं परिवहन निगम की बात करूं तो कहीं ना कहीं जर्जर हालत में जो बसें हैं वो उत्तराखंड के अंदर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी कुछ बसों को बैन किया गया है और जिसके बाद कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को भी काफी घाटा देखने को मिला। लेकिन वही देखेगा कि अब कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को सुधारने का बीड़ा जो प्रबंधक है बीना उन्होंने उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब परिवहन विभाग के अंदर जो भी बसें जर्जर हालत में है उनको हटाया जाएगा और उनको नीलाम किया जाएगा। और अभी तक देखा जाए कि जो बजट है सरकार की तरफ से वो भी कहीं ना कहीं परिवहन निगम को मिल चुका है बसें खरीदने के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी 100 से अधिक जो बसें हैं वो बैन की गई थी। और इसी तरीके से उत्तराखंड की यदि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में भी जो जर्जर बसें हैं वो अब नहीं जा पाएंगी, उनको बैन किया जाएगा। और क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि यदि जर्जर हालत में बसें होती हैं तो कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना बनी रहती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर कहीं हादसे ऐसे हुए हैं कि जिसमें जर्जर बस कहीं ना कहीं खाई में गिर गई है, उसके कारण कहीं हादसे हुए, कई लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन अब इस तरह की वाक़या सामने ना आए उसके लिए लगातार कहीं ना कहीं अब जो कहा जाए कि परिवहन निगम लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही कहा गया है कि 130 बसें पहले खरीद ली गई है और आगे भी 100 से अधिक जो बसें हैं वो खरीदी जानी है। धनराज, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही बनता है कि लोगों की जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जो पुरानी और जर्जर बसें हैं वो उनमें तकनीकी समस्या आ जाती है, तो इस वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। तो ये जो बसें खरीदी जाएंगी तो क्या कुछ इनका रूट तय किया जाएगा और कहाँ पर ये उत्तराखंड में चलेंगे? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए जो बसें खरीदने की बात की गई है उसका जो रूट है वो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खरीदा जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर प्रबंधक ने ये भी बताया है कि जहाँ पर बसों की जो आवश्यकता होगी वहाँ पर उनको लगाया जाएगा, छोटी बसें हों या बड़ी बसें हों इस तरह की बसें खरीदी जाएंगी। और तमाम जो रूट ऐसे हैं कि जहाँ पर लगातार देखा जाता है कि गाड़ियों की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को, उनको वो समस्या से ना हो उसके लिए कहीं ना कहीं बसें खरीदी जा रही हैं। और प्रत्येक रूट पर कहीं ना कहीं इन बसों को लगा जाए, क्योंकि आप देखिएगा कि दिल्ली जाने से भी अभी सैकड़ों बसों को रोका गया है, यानी कि दिल्ली के अंदर वो एंट्री नहीं कर वो इस हिसाब से खरीदी जाएंगी ताकि वो दिल्ली के अंदर भी। चलिए धनराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हरिद्वार में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बता दें कि हरिद्वार की शिवालिका नगर पालिका से बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने सभापद के उम्मीदवार समीर पर अपना भरोसा जताया है। वहीं समीर ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट के वार्ड नंबर 4 से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके कई साथी और समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर समीर ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास किया है उसके लिए मैं पार्टी आलाकमान और सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ।
साथ ही कहा कि वार्ड की जनता के लिए हमेशा विकास का काम करूंगा। बीजेपी सभासद और सरकार ने शिवालिका नगर के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि रुके हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। बिजली के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। पानी की बहुत समस्या रहती है और यहाँ पे साफ सफाई की भी काफी समस्या है। जो हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और बीएसपी उम्मीदवार ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है। खबर लक्सर से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि लक्सर रोड के स्टेट हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ जाने से राहुल नाम के व्यक्ति की पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई। लक्सर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई और तेज रफ्तार का जो कहर है वो लक्सर में देखने को मिल रहा है। हालांकि सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो नए साल को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई तरह के आदेश और सुरक्षा के लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। नए साल को लेकर सीएम धामी सख्त होते हुए नजर आए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उचित यातायात प्रबंधन किया जाए। उत्तराखंड धामी की तरफ से कहा गया है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाए। तो पर्यटकों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो पुलिस की तैनाती है उसको बढ़ाने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री आवास में देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के आगमन पर पर्यटकों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के दौरान ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंध किया जाए। पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने नए साल के जश्न के दौरान सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन और अधिक दुरुस्त किया जाए। आपातकालीन प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी अस्पतालों से इस गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने कहा कि नए साल और शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान सभी अस्पतालों को इमरजेंसी मैनेजमेंट की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। खबर मसूरी से है, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि मसूरी केएफटी रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोगों में 2 लोगों की हालत गंभीर रूप बताई जा रही है, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। तो मसूरी में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और जिसमें कई लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार का कहर मसूरी में देखने को मिला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका वहां पर इलाज जारी है।
पुलिस ने प्रशासन के नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को शपथ भी दिलाई और उत्तराखंड सहित हरिद्वार जिले को नशा मुक्त करने की आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की लत में डूब चुके हैं उनको इसे बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि युवा नशे से दूर रह सके। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ शहर और देहात क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहा है ताकि नशा तस्कर की कमर को तोड़ा जा सके। इस दौरान एसएसपी ने नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और आज एक रैली जो उसके बाद शपथ के साथ एक रैली का आयोजन आज किया गया था, जिसमें पुलिस बल के साथ साथ लोगों की जो भागीदारी है उसको भी आज बढ़ाया गया। लोगों को इस संबंध में शपथ भी इसमें दिलाई गई थी और मुझे यकीन है कि जन चेतना के क्रम में पुलिस के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है। देहात क्षेत्र में काफी ज्यादा लोग युवा वर्ग जो है नशे में जो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुलिस के साथ जोड़ने के लिए ये अच्छा कार्य करेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए साधु संत लगातार रवाना हो रहे हैं। इसी दौरान पंचायती निर्मल अखाड़े के संत कुंभ मेले के लिए रवाना हुए और संत मंडली अपने 60 ट्रक में भरकर कुंभ के शिविर का सारा सामान लेकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और अखाड़े के सचिव महंत जसविंदर शास्त्री ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की ओर से बड़ा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें लगातार लंगर चलेगा और प्रवचन होंगे। उसके लिए जखीरा हरिद्वार से ले जाया जा रहा है। तो प्रयागराज में संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। हरिद्वार से भी संतों का जो अखाड़ा है वो प्रयागराज के लिए निकल चुका है और जितने भी उनकी सुविधा की चीजें हैं वो हरिद्वार से लेकर पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार से कुंभ मेले के लिए सभी साधु संत निकल चुके हैं। तो महाकुंभ की तैयारी को लेकर अब कुछ ही समय बचा है और सभी लोग पहुंचे के जो रहने की व्यवस्था है, भोजन भंडारे की, जहाँ लंगर चलेगा, जहाँ सत्संग चलेगा, जहाँ मरीजों को जो है दवाई भी दी जाएगी, वो सब कुछ जो है तैयार हो रहा है। और आज जो जखीरे का मेन सामान होता है अखाड़े का, शाइयों का सामान, उसकी सबकी तैयारी करके आज ट्रक जो है लोड किए गए हैं। तो आज जो है पूरे निर्मल पंचायती अखाड़े के जो संत महंत हैं और एकत्रित हो करके अरदास करके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए जो है तैयार हैं। और आज सारा जखीरे का जो सामान है वो कुंभ महाप्रयागराज में जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।